उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मेरी वीडियो में मौजूद है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और मेरे बड़े भाई शारिक नज़र, जिनकी लाइफ जर्नी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है और आप लोगों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मेरे लिए टाइम निकाला। इनका दुबई में 2 दिन का स्टे था और ये इंटरव्यू मैंने उनको रिकॉर्ड किया ऑन हिज वे टू एयरपोर्ट। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, अपनी कीमती राय से आगाह करिएगा और अगर आप लोगों के सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक अच्छा। ठाक। आरिज क्या हाल अच्छा, चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। तो काफ़ी कुछ मैंने इनसे सीखा है और इनकी लाइफ जर्नी मेरे लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम्म, कहाँ से स्टार्ट किया, स्टडीज़ कैसी रहीं, हम्म, उसके बाद कैसे सोचा बाहर मूव होने का, हम्म। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हाईलाइट करिएगा। और मैं जो है वो स्वीडन में सेटल हूँ लास्ट 2 years ओके। एंड ओके। आई मूव फ्रॉम दुबई। लेकिन उससे पहले मैंने कराची में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया केमिकल टेक्नोलॉजी में। बाद मैंने एक कंपनी में जॉब की, लाइक इंटर्नशिप 2 years, और then I plan to move UAE 2013 I guess. अच्छा, तो मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर बताइएगा कि ये फील्ड का सिलेक्शन कैसे रहा कि मैंने ये पर्टिकुलर फील्ड मैंने चूज करनी है। ये कैसे माइंडसेट आपका डेवलप हुआ कि मैंने ये वाली फील्ड सिलेक्ट करनी है? थोड़ा सा तो इसके बारे में बताना। इसमें एज यू नो आवर ग्रेट फादर, जिन्होंने हम सबको इंडिविजुअली फील्ड जो है वो चूज करवाई, और मुझे जो है उन्होंने केमिकल टेक्नोलॉजी का कहा था कि तुम इसमें जो है वो बैचलर्स करो। आपका इंटरेस्ट था? ऑनेस्टली मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट आज जिस मुकाम पे हूँ तो आई रियली थैंक्स टू माय फादर कि माशाल्लाह। जिसकी वजह से जो है वो मतलब मैंने ये सब अचीवमेंट की हैं। बट आज जिस मुकाम पे मैं हूँ और मैं देखता हूँ अपने आप को, तो दुआ ही करता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह से मेरे फादर ने मुझे इस फील्ड के लिए सेलेक्ट किया। अच्छा, तो उसके बाद फिर दुबई मूव होने का कैसे ख्याल आया कि दुबई ही क्यों? आई मूव ऑन 2013, हम्म। और 2013 में मूव हुआ और मैंने जॉब सर्च करी, जो कि हर मिडिल क्लास लड़का करता है। और आज भी बहुत सारे लोग इस स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि हम जो है वो यूएई कैसे जाएं। तो आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन कि जस्ट कंप्लीट योर बैचलर्स और दुबई मूव होने का सोचें, और मेहनत करें और जॉब हंटिंग करें जिस तरह मैंने की और मुझे जॉब मिली। और 2013 से लेके 10 years ऑलमोस्ट मैंने दुबई में जॉब करी, और फिर मैं यहाँ से मूव हुआ स्वीडन। अच्छा, तो ये जो 10 इयर्स की अभी स्वीडन वाली हम बात को थोड़ा सा बाद में लेकर आते हैं। ये जो 10 इयर्स की जर्नी रही है दुबई की, व्हाट डू यू थिंक, हाउ वाज इट कि दुबई ने आपको वो चीजें प्रोवाइड करी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने आपको वो चीजें प्रोवाइड करी, आपको लगता है कि जो आप डिजर्व करते थे, जो आपका हार्डवर्क था, वो आपको आपने अचीव किया? या आई थिंक दुबई में वाकई वो चीज़ें, आपकी वैल्यू और आपका एक लाइफस्टाइल आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम्म। और अगेन ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर कि आप कितनी सही। मेहनत करोगे। सही। आप जितनी मेहनत करोगे आपको रिवॉर्ड उतना ही मिलेगा। एग्जैक्टली। तो जिस तरह हम सब ने मेहनत करी है, तुमने भी की है, मैंने भी की है, और भी बहुत सारे लोग होंगे बिल्कुल ऐसा ही है। जिन्होंने जो है वो मेहनत करी होगी, तो उनको जो है वो उसका रिवॉर्ड मिलता है। और यस, आई मस्ट से दैट कि दुबई ने वो सब दिया जिसका हम ख्वाब रखते थे, हम्म। और दुबई ने वो पूरा किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक बात मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि जो सीखने का अमल है वो कभी नहीं रुकता, क्या भी नहीं। वो हमेशा से चलता रहता है। तो दुबई में बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे जो है वो ख्वाब यहाँ पूरे हुए। अच्छा, तो अब जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी, उसके अंदर मैंने एक चीज को हाईलाइट किया था, कंसिस्टेंसी को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया था अपनी वीडियो के अंदर, हाँ, कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी तो मैं यही चाहूंगा कि यार थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताना कि इस 10 इयर्स के पीरियड में है। हाँ,
तुम्हारी कितनी जॉब रही है, कितनी जॉब्स करी है? हाँ, तो इस 10 इयर्स में मैंने 2 जॉब्स चेंज की हैं। अच्छा। पहली जो जॉब थी वो एक प्राइवेट सेक्टर में थी, ओके। और वहाँ मैंने 2 इयर्स जॉब की। ओके। और उसके बाद जो है वो अगेन वही बात कि कंसिस्टेंसी थी, और मुझे जो है वो अगेन यहाँ पे भी कुछ बेहतर चाहिए था, जिसके लिए मैंने और हार्ड वर्क किया। देन आई गॉट अ गवर्नमेंट जॉब हियर एंड दुबई म्यूनसिपैलिटी, और वहाँ पे जो है मैंने ऑलमोस्ट 8 इयर्स मेरी सर्विस रही है। ओके। और बहुत अच्छा फर्म था, स्टिल है। और लेकिन अगेन फिर वही बात कंसिस्टेंसी की, कि वहाँ भी मैंने जो है वो अपने आप को एक जगह जो है वो कंफर्टेबल नहीं पाया। मैंने फिर आगे मूव होने का सोचा कि मुझे दोबारा जो है यहाँ से भी मूव होना चाहिए। अच्छा। तो अभी मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में थोड़ा सा आपको पता है कि जैसे कि थोड़ा सा बाइस्ड हम लोगों की थोड़ी सी सोच है। हम लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। अगर पाकिस्तान की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो पाकिस्तान में लगता है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा टफ है, हम्म। बहुत सारे उसके हर्डल्स हैं, आई गेस। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई हुआ था? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इतना इजी नहीं है अच्छा। गवर्नमेंट जॉब जो है लेना। ओके। और मैं जो है चूँकि मैं ऑलरेडी सर्चिंग कर रहा था, और अगेन इट्स डिपेंड अपॉन द लक। और एक वैकेंसी ओपन हुई थी, और जिसकी वजह से जो है वो उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए, पास एक्सपीरियंस को देखते हुए और मेरी एजुकेशन मैच करते हुए मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई थी। ओके। तो वो जॉब ढूंढने का पीरियड कितना बड़ा था? वो तकरीबन कोई 6 मंथ्स 7 मंथ में मैं थोड़ा जॉबलेस रहा, ओह, और वो ओके। थोड़ा हार्ड टाइम था मेरे लिए। और लेकिन अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस 6 मंथ में मुझे यकीन था कि अल्लाह पाक जो है दोबारा कहीं से जो है वो जॉब जो है वो मुझे दिलवाएंगे। और अगेन बहुत अच्छी जॉब मुझे मिल गई थी गवर्नमेंट की वहाँ से। दैट्स गुड। माशाल्लाह, माशाल्लाह सर। एक ये चीज सोचना कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के और मैं एक दूसरी जगह मूव करूं, हम्म। ये फैसला लेना आसान था? मेरा ख्याल है ये वाकई ये बहुत अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़ैसला था मेरे लिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि यार आपको, अगर आप एक जगह पे एक इंसान की जो है वो एक गोल होता है, हम्म। तो यहाँ पे हर किसी का गोल होता है कि दुबई आए, थोड़ा सेट हो, और फिर यहाँ से आगे जाए। तो वही बिल्कुल ऐसे। माइंडसेट मेरे साथ भी था, और वही माइंडसेट लेके मैं चला, जो कि 10 साल की जर्नी में था। और उस माइंडसेट को आज मैंने आई मीन 2 साल पहले उसको मैंने अचीव कर लिया था। दैट्स गुड। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा। तो अच्छा, अब हम आते हैं कि जैसे कि लोगों का कॉन्सेप्ट होता है, लोगों के जहन में होता है कि यूरोप जाना इज लाइक कि कोई बहुत टफ टास्क है या बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसमें सच्चाई है या फिर हम्म। अगेन के इट वाज सच अ वेरी इजी टास्क कि हम्म। आपने बहुत इजीली इसको अचीव कर लिया था? हम्म। नहीं, मेरा ख्याल है कि यार ये थोड़ा सा इतना इजी नहीं है। हम्म। और इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, सर्चिंग चाहिए। आई मीन मैं 2 साल से कंटिन्यूसली जो है वो कुछ बहुत अथेंटिक जॉब्स के प्लेटफॉर्म हैं, ओके। मैं वहाँ पे जो है वो जॉब हंटिंग कर रहा था जैसे कि? बाहर के लिए। ये आई वुड से कि लिंक्डइन इज सच अ पावरफुल सोर्स यस, टू यस। गेट अ जॉब इन यूरोप। और आई मीन आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम 2 कंट्रीज, और वो भी मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंट। कहाँ अप्लाई किया था उससे पहले? मुझे एक बहुत यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, माल्टा, ओके। वहाँ से मैं रिजेक्ट हुआ। एंड देन क्या रीजन था उसका? ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है शायद इसमें यह है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी हम्म। और वो जो पर्टिकुलर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, शायद मैं उसमें पूरा नहीं उतर पाया, ओके। जिसकी वजह से आई गॉट रिजेक्टेड। बिकॉज मैं जो है वो कंटिन्यूसली जब आपको एक बहुत जल्दी होती है बाहर जाने की, और आप हम्म। जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, सारी चीज़ें ठीक होते होते, तो आप डिसहार्ट हो जाते हैं और आपको लगता है कि यार बस यहाँ सब एंड हो गया है। बट ऐसा नहीं था।
और जब मैं वहाँ से रिजेक्ट हुआ मैं फिर भी नहीं रुका, एंड आई कीप अप्लाइंग फॉर लास्ट कंटिन्यू 2 years ऑल द टाइम। और उठते बैठते जस्ट अप्लाई और अप्लाई कर रहा था। तो फिर जो है वो मुझे जो है वो स्वीडन से जो है कंपनी से ऑफर आई, ओके। एंड देन आई एक्सेप्टेड दैट कि ऑफर। आप किस तरीके से दुबई में जॉब करते हुए यूरोप मूव हो सकते हैं, तो इसका क्या तरीक़ेकार है? मेरा ख्याल है कि दुबई में रहते हुए आप जो है वो क्योंकि पाकिस्तान से भी हो जाता है, लेकिन ओके। दुबई एक ऐसा एक मिडिल है, यहाँ पे लोग आते हैं और फिर यहाँ से बाहर जाते हैं। तो तो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर यहाँ से कोई अप्लाई करे तो ज़्यादा इजी है? आई थिंक सो। ओके। और यहाँ से जो है वो इजी हो जाता है, अब क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो आई वुड से कि यहाँ से ओके। शायद इजी होता हो अच्छा। as compared to Pakistan. That's my point. But I would that doesn't mean that you should not apply wherever you are. ओके। सो दुबई से थोड़ा सा इजी रहता है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे मैंने बताया, लिंक्डइन है और इंडीड है, और एक दो और हैं, मुझे नाम नहीं याद उनके, लेकिन ये कि आपने जो है वो जॉब्स को अप्लाई करते रहना है। और जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं और आपको नोटिफिकेशंस आती हैं वहाँ पे कि इसने आपकी जो है वो प्रोफाइल व्यू की है। ओके। और द थिंग इज दैट आपका जो रिज्यूमे है कंट्री के अकॉर्डिंग हो। ओके। तो जैसे कि कंट्री के अकॉर्डिंग उसका क्या मतलब है इसका कि? मतलब ये है, अगर आप कनाडा को सर्च करो तो ओके। दे विल नॉट एक्सेप्ट योर यूरोप फॉर्मेट रिज्यूमे। उनका एक पैटर्न अलग है, यूरोप का एक पैटर्न अलग है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोज कंट्रीज। अब मुझे नहीं पता कि रिक्रूटर क्या देखता है, बट ये कि उन्होंने अपने अपने अलग फॉर्मेट रख दिए हैं। कि आप सर्च करोगे तो कैनेडियन रेज्यूमे जो है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट पर है, यूरोप का जो है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट पर है। तो अगर आप यूरोप फॉर्मेट पे कनाडा पे अप्लाई करोगे, आप जितने भी टैलेंटेड हो, जितने भी एजुकेटेड हो, यू विल नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। बहुत सारी जगह पे मैंने जब सर्चिंग कर रहा था तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि यार हमें जॉब ऑफर्स नहीं आती, हमें जो है वो व्यू नहीं किया जाता। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो है वो सही फॉर्मेट नहीं सिलेक्ट करते कि हम किस कंट्री में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो उसी का ही रिज्यूमे जो है वो चूज करना चाहिए। उनके फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एग्जैक्टली रिज्यूमे अपना आपको बना के और देन फिर उधर एग्जैक्टली पर्टिकुलरली ऐसा ही उधर है, अप्लाई करना चाहिए जिस कंट्री में भी आप आप अप्लाई कर अप्लाई रहे हैं। करना चाहते अच्छा। अ, एक चीज मेरे और जहन में आ रही थी कि बेहतर तरीका क्या है कि आप पहले से जॉब अप्लाई करें, या सेम लाइक के दुबई के जिस तरीके का एक फॉर्मेट है हमारा कि हम लोग विजिट पर आते हैं, हो। जॉब सर्च करते हैं, और देन फिर उसके बाद हमारी जॉब हो जाती है, देन हमारा विजिट वीजा विल कन्वर्ट इनटू द रेजिडेंट वीजा। तो यही सेम फॉर्मेट भी अप्लाई होता है या फिर इसी तरीके से जॉब अप्लाई करके? हाँ, बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज हैं, वो इस तरह का एक जॉब सीकर वीज़ा भी देते हैं, और आप बिल्कुल उसके थ्रू भी आ सकते हैं। लेकिन चूंकि मैंने जो है वो उसको उतना एक्सप्लोर नहीं किया, ओके। और मैं उस ऑप्शन पे नहीं गया था, तो मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। बट देयर इज सम चांस, अच्छा। यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एज सून एज के आपका एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करता है, आपकी रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाती है, देन उसके बाद फिर फर्दर स्टेप क्या होता है और हाँ, आपका कैसा रहा? थोड़ा सा मुझे तो उसका बताइएगा। तो उसका ये प्रोसेस रहता है कि जाहिर सी बात है, जब कंपनी आपको हायर करती है तो कंपनी ही जो है वो सारा कुछ आपके एक्सपेंसेस और आपके फैमिली का जो भी कॉस्ट आता है तो वो बेयर करती है, जिसके जो कि मेरे भी केस में था। और आई जस्ट पैक माई बैग, और हम जो है वो स्वीडन मूव हो गए। So everything was paid by my employer throughout the all process. ठीक है। तो फिर उसके बाद के as soon as you move from दुबई टू स्वीडन, तो वहां पे फिर रेजिडेंस सर्च करना आपकी कंपनी के पास में, फिर उसको सेट करना, वो हाँ, कितना मुश्किल रहा? वो वो कैसी जर्नी थी? वो बहुत आई मीन जहाँ जब मैं मूव हुआ था तो हाँ। कि हम लोग जो है वो उस टाइम 3 फैमिली मेंबर्स से, और हमने जो है वो
क्योंकि स्वीडन में उस टाइम पे आज से 2 साल पहले स्टिल अभी भी रेजिडेंट जो है वो फाइंड करना बहुत मुश्किल है। और चूंकि मुझे जो है वो उसी टाइम जो है मेरी कंपनी ने ही सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी, तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। बट वॉज क्वाइट स्मॉल रूम, और जिसमें जो है वो हमने मैनेज किया, और लेटर ऑन चीज़ें बेहतर होती गई। बट स्टिल जो है वो वहाँ पे रहना और ये रेजिडेंस तलाश करना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, अच्छा। तो उसके लिए कोई पोर्टल्स हैं कि अगर लेट सपोज कि कोई इस तरीके से किसी की जॉब हो जाती है, वो वहां पे मूव होता है, तो उसके लिए कोई ऐसे सच एज पोर्टल्स हैं वहां पे, लोकल पोर्टल्स हैं? बिल्कुल है, वहाँ पे भी 2 4 5 कंपनीज हैं। तो हम्म। उसमें ये करना पड़ता है कि आपको जो है वो अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, और फिर कुछ पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको क्यू में लगना पड़ता है, और फिर कहीं जाके आपको आपका अपार्टमेंट जो है वो मिलता है। तो इस तरह का एक प्रोसेस है। ओह, ओके, सो इट्स मीन कि इट्स अ लेंथी प्रोसेस, हाँ? इट्स अ लेंथी प्रोसेस, और हम्म। मुझे अपनी पसंद की जगह जो है वो 2 साल के बाद मिली है, क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया, फिर पॉइंट्स का वेट किया, और फिर अपार्टमेंट पर जो है वो लॉन्च हुए वहाँ पे। फिर मैंने जो है वो उन पे अप्लाई किया, देन दे सेलेक्ट यू कि वो आपको रखना चाहते हैं, उसमें नहीं होते हैं। तो ये जो ओनर है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। अच्छा, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद फिर वहाँ की इज इट इजी टू फाइंड कि आप किस कम्युनिटी में जा रहे हैं, उस कम्युनिटी में आप एडजस्ट कर पाएंगे? हम्म। तो कुछ इस तरीके के कोई प्लेटफॉर्म्स, कोई ग्रुप्स? हाँ, अभी भी एक ग्रुप है पाकिस्तानी स्टूडेंट के नाम से, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और जैसे मैं भी न्यू था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ओके, ओके, तो वहां पे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है? हाँ, अच्छा, पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है अभी। ओके। और स्पेशली जो मेरा सिटी है जहाँ पे मैं हूँ, तो वहाँ पे जो है वो आज से 2 साल पहले के कंपेयर जो है वो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो स्वीडन में और दुबई में क्या मेजर डिफरेंस पाया? लाइफ इन दुबई, लाइफ इन स्वीडन? हाँ, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा डिफरेंस है। द थिंग इज, जो कि मेजर थिंग है वो है वेदर। वहाँ पे 6 मंथ जो है वो ऑलमोस्ट स्नो रहती है, और बहुत शॉर्ट समर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट समर रहता है, बहुत शॉर्ट विंटर है जो कि ख़त्म होता जा रहा है। और टेम्परेचर बहुत डिफरेंस करता है। लास्ट ईयर वी रीच टू -40, विच ओ। इज़ टू मच। और दुबई का जैसे कि +40 45। तो वेदर जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वहाँ पे। और बहुत फ्रेंडली लोग हैं स्वीडन के, और काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे कि दुबई में भी जो है वो एक फ्रेंडली आपको जो है वो कम्युनिटी मिल जाती है। तो स्वीडन में भी इसी तरह से जो है काफ़ी फ्रेंडली पीपल हैं, और नेचर लवर हैं, और बहुत खूबसूरत जगहें भी हैं स्वीडन के अंदर। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं। अच्छा, एक ये सवाल थोड़ा मुझसे रिलेटेड है, तो इस वजह से मैं पूछना चाहूंगा। मुझसे रिलेटेड इस तरीके से क्योंकि के आई एम अ काइंड ऑफ फूडी, कि मुझे जगह जगह का खाना खाना अच्छा लगता है, पसंद है। तो दुबई में आई एम नॉट अफ्रेड कि हम्म। एनी टाइम आई कैन गो एनीवेयर, हाँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, हाँ, कुछ भी पी सकता हूँ, बगैर किसी डर के कि यहाँ पे मुझे कुछ हलाल या हराम वाला फैक्टर आना चाहिए। ये चीज ने कितना इम्पैक्ट डाला कि हाँ। और कितना कॉन्शियस होना पड़ता है इसके लिए, कितना तो मोहतात रहना पड़ता है, ये थोड़ा हाँ, सा। मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें है। ऑप्शंस बहुत लेस हैं, और जो टेस्ट हमने दुबई में खाया है, डेफिनेटली वो टेस्ट आपको नहीं मिलता। और मेरा ख्याल है खाने पे आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वहाँ पे जो है वो हलाल ऑप्शन है, बिल्कुल है, और बहुत लिमिटेड है। बट ये कि स्टिल वहाँ पे ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हैं। और जहाँ तक बात है टेस्ट की, तो डेफिनेटली यू विल नॉट गेट दैट टेस्ट ऑफ दुबई। लेट्स से कि हमें 2 साल हो गए भाई वहां पे गए हुए, हाँ, ठीक है? sorry। तो पीआर
का क्या वहाँ पे सिस्टम है कि पीआर आपको हाँ। किस तरीके से मिल सकती है? फिर आपको वहाँ का क्या पासपोर्ट भी मिल जाता है? कुछ इस तरीके का भी ऑप्शन है? तो इस तो पे थोड़ा-सा बताना। हाँ, तो ये है कि आपको जो है वो 4 साल स्वीडन में रहना पड़ता है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो पहले स्टडी पे जाते हैं। तो ये मैं थोड़ा-सा एक बैक पे चला जाऊँगा जो तुम्हारा क्वेश्चन था, उसी हुँ, को मैं थोड़ा-सा एडिट करूँ कि आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप स्टडी वीज़े पे जाओ। तो इन हुँ, माय केस देयर वाज़ अ डिफरेंट थिंग हैपेंड और मुझे जो है चूँकि डायरेक्टली वर्क परमिट मिला दुबई से which I would say कि not so easy और नामुमकिन भी नहीं है और इसकी मिसाल मैं खुद हूँ यहाँ पे कि मैं डायरेक्ट वहाँ पे गया विदाउट एनी स्टडीज़ और तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप स्टडी वीज़े पे भी जाओ बट आप जब स्टडी वीज़े पे जाते हो तो वो जो टाइम पीरियड है वो आपका काउंट नहीं होता और काउंट आपका टाइम तब होगा जब आपको वर्क परमिट मिलेगा तो ओके। वर्क परमिट के बाद से आपका जो है वो 4 आप साल होता जब है से आने से लेके जितना टाइम आप स्टडी करते हैं, वो टाइम पीरियड आपका पीआर से रिलेटेड काउंटेबल नहीं है। Unfortunately, not ओके, happening in ओके। Sweden. जैसे Uh, ही आपको वर्क परमिट मिलता है, तब then आप your time starts ओके, पीआर का आपका टाइम तब से start हो स्टार्ट हो जाता है जाता है। ठीक है ओके, तो ये ड्यूरेशन 4 साल का रहता है और आपको 4 साल जो है वो जॉब करनी पड़ती है और इसमें जो है वो डेफिनेटली योर बिहेवियर स्पीक कि आपने एक वो 4 साल किस तरह से गुजारे हैं और उसके बाद जो है वो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और फिर विद इन अ ईयर आपको जो है वो पासपोर्ट मिल जाता है तो इट्स अ टोटल 5 ईयर जर्नी बेसिकली ओके, ओके। तो इसके बाद हेल्थ केयर का वहाँ पे कैसा सिस्टम है? जैसे कि ऐसी सिमिलर है जैसे यूएई में कि जैसे हम लोगों का रेजिडेंट वीज़ा हो जाता है, देन वैसे तो हमें एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस, बट इन सम केसेस कि आपकी फैमिली को एम्प्लॉयर प्रोवाइड नहीं करता हेल्थ इंश्योरेंस, देन आपको खुद से परचेज करनी पड़ती है। तो वहाँ पे किस तरीके से हेल्थ केयर का सिस्टम है? क्योंकि स्वीडन जो है एक वेलफेयर कंट्री है और इसमें जो है वो गवर्नमेंट ही जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आई मीन हेल्थ केयर वगैरह वो गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है हम्म, और ये कहना ठीक नहीं होगा मैंने बहुत जगह सुना है कि कम्प्लीटली फ्री है देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड और आपको जो है वो कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और अगर आप वो अमाउंट ईयर तक अगर वो एक्सीड करते हो और उससे पहले एक्सीड करते हो तो देन वो होल ईयर आपका इलाज जो है वो फ्री होता है अब लेट सपोज कि कोई मूव होना चाहता है फ्रॉम दुबई टू स्वीडन, तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड अगर हम बात करें, क्योंकि यू नो के दुबई एक अच्छा एक्सपेंसिव सिटी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से अगर कोई मूव होना चाहता है स्वीडन, तो कितनी सैलरी ब्रैकेट एक जहन में रहे वहाँ पे कि आप इतनी सैलरी ब्रैकेट के अंदर एक ऐसी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं जो कि आप यूएई में एंजॉय करते रहे? तो ये वेरी करता है अगेन मैंने कहा कि देर इज एन टू ऑप्शन either like in my case I did not pay anything but if you are going on study visa then you have to pay everything by yourself ओके, first thing the second thing about the salary bracket so you know कि स्वीडन में जो है वो taxes are very high और तकरीबन 34% के दरमियान जो है वो मेरा टैक्स मेरे सिटी का जो है वो टैक्स होता है तो 34% इज़ टू मच उसमें बट बेनिफिट ये है कि आपको जो ये फ्री बेनिफिट्स मिल जाते हैं लाइक हेल्थ की हम बात कर लें और जो निज़ाम है वहाँ का इस किस्म से जो है वो चीज़ें आपको जो प्रोवाइड हो जाती इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है आपको। यस हम्म। उस किस्म की चीज़ें आपको मिल जाती हैं अब जैसे कि मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और एंड के ऊपर मैं सिर्फ एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि इज इट रियली वर्थ टू मूव फ्रॉम दुबई टू स्वीडन? क्योंकि दुबई में समहाउ, जैसे कि हम लोग एक बात करते हैं कि हमारे पास एक ड्रॉबैक है कि हम लोगों को नेशनैलिटी नहीं मिलती, लेकिन अगेन कि जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, और जिस तरीके के बहुत सारे वीज़ा प्रोग्राम्स इमिग्रेशन ने लॉन्च करे हैं जिसके अंदर गोल्डन वीज़ा है,
फ्रीलांस वीज़ा है, ग्रीन वीज़ा है, देन सिल्वर वीज़ा है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। इसमें अगर मैं बात करूं कि डू यू थिंक इट इज रियली वर्थ टू मूव फ्रॉम दुबई टू यूरोप? तो अगर आपको अपने बच्चों की, जैसे कि स्वीडन में फ्री एजुकेशन है फॉर द किड्स, जैसे तुम्हें पता है कि दुबई में कितनी एक्सपेंसिव एजुकेशन है, और मेरा ख्याल है मिडिल क्लास या फिर एक लेस अर्नर यहाँ पे जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता कि अगर उसके 2 से 3 बच्चे हों, तो यहाँ पे जो है वो एजुकेशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, जबकि स्वीडन में जो है वो फ्री एजुकेशन है फॉर द किड्स, और इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं। तो ये एक डिफरेंस है दुबई का स्वीडन का, कि मैंने 10-11 साल दुबई में गुजारे हैं, और यहाँ से मूव होना, इट वाज अ हार्ड डिसीजन, बट एवरीबॉडी नोज दैट इट्स नॉट सो इजी टू गेट द वर्क परमिट while staying in Dubai. एंड अगेन ये नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अगेन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।